नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद किसे कहते हैं यह देखने वाले हैं। बच्चों, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संगठन वाक्य कहलाता है अथवा वाक्य सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह है। एक वाक्य के निर्माण में शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित एवं संगठित समुदाय होना आवश्यक है जिसके द्वारा वक्ता या लेखक अपने विचारों या भावों को समुचित ढंग से व्यक्त कर सके। यहाँ पर हम वाक्य के अंग देखेंगे। वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। तो यहाँ पर वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने या उसे स्पष्ट करने के लिए जो विशेषण या विशेषण सूचक वाक्यांश आदि उसके साथ जोड़े जाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे मेरी पुस्तक नई है। मेरी पुस्तक उद्देश्य का विस्तार हुआ है। उद्देश्य और विधेय के विस्तार में पदबंधों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ पर पदबंध एक साथ बंधे अनेक पदबंध कहलाते हैं, या जब एक से अधिक पद मिलकर या बनकर एक व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का काम करते हैं, तब उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। और उपवाक्य और वाक्यांश, वाक्य में इनका स्थान क्या होता है? अपने अर्थों को पूरी तरह प्रकट करने के लिए जो वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित या निर्भर रहता है उसे उपवाक्य या खंड वाक्य कहते हैं। वाक्य के ऐसे परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों को जिनसे पूरी बात या कथन न जाना जाए, हम उसे उपवाक्य या वाक्यांश कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें वाक्य के भेद किस तरह होते हैं यह हम देखेंगे। तो देखिए, दिए गए वाक्य पढ़िए। भारत एक महान देश है। समय बहुत बलवान है। शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य के भेद है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, 2 निषेधार्थक वाक्य, 3 प्रश्नार्थक वाक्य, 4 आज्ञार्थक वाक्य, 5 इच्छार्थक वाक्य, 6 संदेहार्थक वाक्य, 7 संकेतार्थक वाक्य और 8 विस्मयार्थक वाक्य। बच्चों, यहाँ पर पहला है विधानार्थक वाक्य, जिस
वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य के दो उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। एक, लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। देखिए यहाँ पर क्रिया होने या करने की सूचना हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर इस वाक्य में लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था, इसलिए यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। यहाँ पर क्रिया की सूचना हमें प्राप्त हुई है, इसीलिए दूसरा वाक्य विधानार्थक वाक्य है। 2, निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के होने या न करने का बोध हमें पता लगता है तो उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी। इस वाक्य में यह पता चलता है कि हमें पहले उधर की चिंता नहीं थी, लेकिन अब हमें उधर की चिंता लग रही है। इस वाक्य में किसी बात होने की चिंता सूचित की जाती है, इसीलिए यह निषेधार्थक वाक्य है। दूसरा उदाहरण, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। वह सरकारी कर्मचारी नहीं थे। यहाँ पर वाक्यों में किसी बात न होने का प्रेरित करता है, इसलिए यह वाक्य निषेधार्थक वाक्य होता है। 3, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम किसी से सवाल पूछते, प्रश्न पूछते तो वह वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया और प्रश्न के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया तो यह हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। अगर आपको परीक्षा में इसी तरह के वाक्य आए और वाक्य के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो आपको वह प्रश्नार्थक वाक्य है यह समझ लेना चाहिए। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा आनी चाहिए या प्रार्थना होनी चाहिए तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे, दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो। यहाँ पर इस वाक्य में एक आज्ञा दी हुई है कि इंतजाम करो, इसीलिए यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। 5, इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य में किसी की इच्छा, कामना, आशीर्वाद इसका बोध होना चाहिए तभी वह वाक्य इच्छार्थक वाक्य होता है। जैसे,
मानो दीदी आप सदा सुखी रहे। इस वाक्य में आशीर्वाद का बोध हमें होता है, इसीलिए यह वाक्य इच्छार्थक वाक्य है। 6. संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य में किसी शंका का, संदेह का बोध हमें प्राप्त होता है तो हम उसे संदेहार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। देखिए यहाँ पर संदेह निर्माण हुआ है कि जो गरीब है वह भूख की लाचारी से काम करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, इसलिए यह वाक्य संदेहार्थक वाक्य है। आगे हम देखेंगे 7. संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। एक संकेत उस वाक्य से प्राप्त होना चाहिए या अपेक्षा, वाक्य पढ़ने के बाद हमें एक तो संकेत मिलना चाहिए या वाक्य से हमें कोई अपेक्षा निर्माण होनी चाहिए, तभी वह संकेतार्थक वाक्य हम कहते हैं। जैसे अगर गाय दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे। अगर गाय दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे, यह अपेक्षा यहाँ पर निर्माण हुई है। गाय ने दूध देना ही चाहिए, अगर वो नहीं देंगी तो इसका हम क्या करेंगे। इसीलिए यह वाक्य संकेतार्थक वाक्य होता है। 8वां है विस्मयार्थक वाक्य। देखिए जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य में हमें घृणा, शोक, विस्मय, हर्ष इसका बोध होना चाहिए, तभी वह वाक्य विस्मयार्थक वाक्य होगा। जैसे वाह कैसी सुगंध है। यहाँ पर हमें विस्मय और हर्ष का बोध हुआ है, इसीलिए यह वाक्य विस्मयार्थक वाक्य हुआ है। आगे है वाक्य के भेद। दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। हम यहाँ पर सरल वाक्य देखेंगे। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया आई हो तो उसे हम सरल क्रिया कहते हैं। जैसे रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। यहाँ पर मुख्य क्रिया का निर्माण हुआ है, इसलिए वह वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। यहाँ पर भी एक ही मुख्य क्रिया निर्माण हुई, इसीलिए यह वाक्य सरल वाक्य है। 2 संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। जैसे कि वाक्य में और, परंतु, तथा या ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं तो हमें वह संयुक्त वाक्य है यह पहचानना आना चाहिए। जैसे
हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। यहाँ पर दो वाक्य तथा शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण, बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेट के आने पर ही निकाली जाती थी। देखिए, इस वाक्य में जो बाबूजी है वह अपना इम्पाला कंपनी की जो गाड़ी है वह किसी गेस्ट आने पर ही निकालते थे, और वह दो वाक्य किसी शब्द से जुड़ गए हैं, इसीलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। आखिर में तीसरा मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखिए, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई। यहाँ पर एक प्रधान वाक्य भी है और आगे का उपवाक्य है। ऐसे वाक्य परीक्षा में आते हैं तो हम उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। तो आज हमने यहाँ पर वाक्य के भेद कितने हैं वह देखे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के बाद आज मैं आपको हमने आज तक जितना व्याकरण हिंदी का देखा है उस पर 20 अंक का सराव पेपर दिया है। वह पेपर आप सभी ने आज ही छोड़कर मुझे शाम तक मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है।